ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या था, पहले हम x अक्ष और y अक्ष बनाए थे ना, और बिंदुगामी बल हमारे पास था, यानी एक ही बिंदु पर यदि कई बार बल कार्य करते हैं तो उन बलों को हम क्या कहते हैं, बिंदुगामी बल। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक बल ये है, 3 बल है मान लो, और इसका मान कितना माने थे, F1 F2 F3, F1 F2 और F3, और x अक्ष के साथ इसका एंगल कितना माने थे हम, α1, यही माने थे ना, और ये क्या माने थे हम, α2, और ये क्या माने थे हम, α3 माने थे। ठीक, और एक रिजल्टेंट मान लिए थे, मान रहे थे कि यही रिजल्टेंट है, यानी इन तीनों बलों का रिजल्टेंट एक कोई एंगल है जिसको कोई है जिसको हम क्या मान लेते, आर मान लिए थे ना, और उसका x अक्ष के साथ कितना एंगल था, अल्फा माने थे हम। ठीक ना, ये अल्फा था और ये क्या है आपका आर है। अब ये जो है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हम माने हो, उससे कोई फ़र्क नहीं, आप कहीं पर भी मान सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका, इसको हम क्या करें, पहले x अक्ष में और y अक्ष में इसका वियोजन कर देंगे। हमारे 3 बल हैं, 3 से अधिक बल होंगे। ठीक, तो इसको हम यानी x अक्ष पे जो भी बल है इसको हम मान ले रहे हैं आर x, और इसको क्या मान ले रहे हैं, आर वाई। आप ऐसा भी मान सकते हो, जैसे मान लो ये रिजल्टेंट आर है, ठीक, और इसका 2 लंबवत वियोजन कर रहे हैं, लंबवत वियोजन करने पर एक क्या आएगा आपका, आर एक्स आएगा, और एक क्या आएगा, आर वाई आएगा। अब यहाँ पे जो आपका आर एक्स है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, आर एक्स बराबर, देखो अब यहाँ पे हम करेंगे R1, यहाँ पे F1 कास α1, F2 कास α2, F3 कास α3, यही मानेंगे ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका आर एक्स है, तो आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, R1 F1 आएगा ना, F1 कास α1 प्लस F2 कास α2 प्लस F3 कास α3, क्योंकि x अक्ष पे कास वाला लेते हैं, और यहाँ पे आर वाई ले लेंगे, तो आर वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F1 साइन α1 प्लस F2 साइन α2 प्लस F3 साइन α3 मान लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे R का जो वियोजन है, ये क्या हो जाएगा आपका, R कास अल्फा होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा आपका, R का वियोजन यहाँ पे है, जो RX माने हैं, ये RX क्या होगा आपका यहाँ पे, R कास अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका, R साइन अल्फा। यानी कि जो R कास अल्फा है, जो R कास अल्फा है, ये क्या है आपका, आर एक्स है, और ये सब क्या है, R1 कास α1 प्लस R2 कास α2 प्लस R3 कास α3, ये सब है यहाँ पे। और इसी तरह जो है R, यानी कि ये क्या है आपका, आर एक्स है ना ये, और ये क्या, R साइन अल्फा, ये क्या है आपका, आर वाई है। ठीक, अब इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, R बराबर, अब इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों का क्या कर दें, इसे समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं, और दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे, तो आपको देखो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आर स्क्वायर कॉमन ले ले यहाँ पे, तो आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर स्क्वायर बराबर लिख लेंगे, यहाँ पे इसके जगह हम 1 रख देंगे, इसका मान हट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये आपको हम प्रूव कर दिए थे, जो जिसको समझ में ना आया वो लिख ले इसको। ठीक,
लिख लिए हो, लिखे थे आप लोग ना? तो आगे चलें? चलो, तो अगला चैप्टर आपका क्या है? घर्षण, जिसको फ्रैक्शन कहते हैं। ये रहे तब भी बवाल और ना रहे तब भी बवाल। ठीक, अभी मान लो घर्षण ना रहे तो आप फिसल के गिर जाओगे। ठीक, और अगर घर्षण रहती है इसी कारण जो है हमारे बहुत सी जो है एनर्जी लॉस हो जाता है बहुत जगह पे। जैसे मान लो हमारे पास एक डस्टर है, ठीक, अब ये डस्टर जो है मेज पे रखा है, मान लो कहीं पे रखा है या हमारे हाथ पर रखा है, देख रहे हो आप लोग। इसको हम धक्का देते हैं तो ये कुछ दूर जा कर के फिर क्या हो रहा है? रुक जा रहा है ना। ठीक, हमने तो बल लगा दिया लेकिन यहाँ कुछ दूर जा कर के रुक जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों रुक रहा है? तो इसका कारण है कि जब हम बल लगाते हैं इसको धक्का देने के लिए या ऐसा खींचते हैं इसको, इस पर बल लगाते हैं तो इसके अपोजिट एक कोई बल कार्य करता होगा जो इसको रोक देता होगा। समझ में आ रही बात ना? जैसा हम इसको अगर यहाँ से हम धक्का दिए ऐसा और ये कुछ दूर जा कर के क्या हो गया? रुक गया। ऐसा क्यों रुका है? रुकेगा तभी जब कोई इसको रोकने वाला होगा, तभी तो रुक सकता है। अगर कोई मान लो जा रहा है उसको कोई रोकेगा तभी तो रुकेगा वो, नहीं तो चलता जाएगा वो जब तक कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। तो यहाँ पे हम इसको धक्का दिए और धक्का देने के बाद ये कुछ दूर जा कर के क्या हो गया? रुक गया। रुक गया इसका मतलब जो है इस पर कोई बल लग रहा है और एक ऐसा बल लग रहा है जो इसको रोक रहा है। रोकने के लिए ऐसा ही बल लगेगा जो इसके विपरीत हो। क्या इसके दिशा में हो तब वो बल रोक सकता है इसको? नहीं रोकेगा, क्योंकि उसको तो सपोर्ट करने लगेगा ये। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको धक्का देते हैं तो उसके अपोजिट में उसको रोकने के लिए एक और बल लगता है, यानी कि उसी के बराबर और विपरीत दिशा में। ये बराबर तो कभी लगता है कभी नहीं लगता है, लेकिन उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है जो उस वस्तु को रोकने का काम करता है। इस बल को हम कहते हैं घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और ये घर्षण बल जो होता है ये सतहों के बीच उत्पन्न होता है। ठीक है ना, ये सतहों के बीच में उत्पन्न होता है। यदि हमारा मान लो जो भी वस्तु है या सरफेस है जिस पर ये वस्तु रखी है ये खुरदुरा है, प्लेन कैसा, मतलब इसका सरफेस कैसा है, ये सरफेस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि अगर प्लेन है, आप महसूस किए होगे प्लेन उस जगह पर कोई वस्तु रखी है उसको धक्का देना आसान होता है, लेकिन अगर जो खुरदुरी स्थान पर रखा तो उसको धक्का देना मुश्किल होता है। अच्छा, उसको आसान होता है, ये वैसे ही धक्का दे देती होगी। ठीक है, तो वैसा होता है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। यानी कि हमारे द्वारा लगाए गए बल की दिशा के विपरीत एक बल लगता है और वो किसके बीच में लगता है? सतहों के बीच में लगता है। और इस बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और इस बल की दिशा लगाए गए बल के विपरीत होती है। समझ में आ गई बात ना? तो ये क्या होता है? आपका घर्षण बल होता है। तो घर्षण बल होने के लिए दो सतहों का होना अनिवार्य है। अगर दो सतह नहीं रहेंगे तो घर्षण वहाँ पे नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो लिख लो घर्षण। यदि हम क्षैतिज मेज पर रखी वस्तु को क्षैतिज मेज पर रखी वस्तु को धकेल दें तो कुछ दूर जाने पर वह वस्तु विराम अवस्था में आ जाती है। विराम अवस्था में आ जाती है। ठीक, अतः उस वस्तु पर कोई ऐसा बल कार्य कर रहा है। अतः उस वस्तु पर कोई ऐसा बल कार्य कर रहा है
जो हमारे द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक, अब देखो घर्षण बल समझ में आ गया ना कि घर्षण बल क्या है कि जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। इससे यह पता चलता है कि लगाए गए बल के विपरीत कोई अन्य बल कार्य करता है जो उस वस्तु को क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है, और इस बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अब उस लाइन के नीचे लिखना, यह बल सतहों के अणुओं के बीच में लगता है। ठीक, यह बल कैसा लगता है, सतहों वाले, ठीक है, सतहों वाले अणुओं के बीच में लगता है। अब देखो, अब हमारे पास कोई वस्तु है और वो रखी हुई आराम से पड़ी हुई है। जैसे मान लेना ये मेज है और इस पर एक कोई पुस्तक रखी या कुछ भी रखा हुआ है, तो इस पर इसका एक भार होगा, ठीक ना, और भार बराबर होता है W बराबर mg होता है ना। तो अगर मान लो इसका द्रव्यमान हम मान ले रहे हैं m, मान ले रहे कितना है, m है, और गुरुत्वीय त्वरण कितना है, g है। तो गुरुत्वीय त्वरण g है तो भार नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ, भार नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका W बराबर क्या होता है, mg होता है। और अब इसी के बराबर और विपरीत दिशा में क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल लगती है ना, प्रतिक्रिया बल लगती है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो W है और R है ये बराबर हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे जो W है ये आपके वस्तु के नीचे की ओर कार्य करता है, और यानी पृथ्वी पे नीचे की तरफ कार्य करता है, और जो आपका प्रतिक्रिया बल है ये इस वस्तु से ऊपर की ओर कार्य करता है। समझ में आ रही बात ना। और ये दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये सब आप जानते हो। तो इसको बनाओ पहले। ठीक, तो लिखना पहला नंबर लिखना W बराबर mg गुटके पर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्य करता है। ठीक, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्य करता है। और दूसरा नंबर लिखना, प्रतिक्रिया R गुटके के ऊर्ध्वाधर किधर कार्य करता है, ऊपर की ओर कार्य करता है। ठीक, अब देखो, अब हमारे पास ये गुटका है और ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है,
आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको एक बल लगा रहे हैं यहाँ से इसको हम खींच रहे हैं, ठीक, यहाँ से हम इसको खींच रहे हैं और हम कितना बल लगा रहे हैं, मान लो F बल लगा रहे हैं। कितना बल लगा रहे हैं, F बल लगा रहे हैं। कब था बर्थडे, कल था, खुश रहो। चलो बचा के रखी थी। हाँ, तो क्या बता रहे हैं हम, क्या बल गुटके पर कोई बल लगा रहे हैं और उसका मान कितना है, F बल लगा रहे हैं। अब हम इस पर F बल लगाएंगे तो क्या ये वस्तु जाएगी, श्योर जाएगी, श्योर जाएगी। ये अगर कोई बल लगाएंगे श्योर जाएगी क्या, श्योर नहीं जाएगी। यानी कि जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। समझ में आ रही बात ना। तो वो किस पर निर्भर करेगा कि हम बल कितना अधिक या कितना कम लगा रहे हैं। अगर बहुत कम बल लगा रहे हैं तो ये वस्तु नहीं जाएगी, और अगर बहुत अधिक बल लगा दिए तो वस्तु तेज़ी से जा सकती है, जाएगी। समझ में आ रही बात ना। ठीक है, अब यहाँ पे जब मान लो अभी पहले कंडीशन में बहुत कम बल लगाएं, बहुत कम बल लगाएं तो ये इधर जा रहा है। अभी हम घर्षण बल की परिभाषा बताए हैं कि घर्षण बल जो होता है ये हमारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होता है। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे मान ले रहे हैं यहाँ पे एक और बल कार्य करेगा, इसके विपरीत इसको रोकने का कार्य करेगा। ठीक है, इसी के बराबर और विपरीत दिशा में जब तक हम जो है कम बल लगाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब बहुत अधिक बल कर देंगे तब इससे ये अधिक हो जाएगा, तब वस्तु आगे जाएगी। यानी कि इसका घर्षण बल की एक लिमिट है, अगर उसको हम क्रॉस कर गए तब वो वस्तु आगे जाएगी, नहीं तो वहीं पे रुक जाएगी। तो इसको हम क्या मान ले रहे हैं, एफ एस मान ले रहे हैं। ठीक है, एफ एस मान ले रहे हैं। इस फ्रैक्शन फोर्स को क्या मान ले रहे हैं, एफ एस मान ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास दो बल हो गए। ठीक, एक जो है ये बल, मान लो कि हम जिस बल से लगा रहे हैं, खींच रहे हैं इसको, ये बल हो गया। अब यहाँ पे देखो एक बल ये प्रतिक्रिया है और दूसरा बल एफ एस है। तो दो बल जो हैं, अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट कुछ यहाँ इसके बीच से जाएगा ना। अब मान लेना ये आपका एंगल थीटा बना रहा है। समझ में आ रही बात। और ये कितना है, एफ एस है, एफ के बराबर है और विपरीत दिशा में है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट आया है इसका मान ले रहे हैं हम P मान ले रहे हैं। ठीक, अब देखो जो बल होता है, जो घर्षण बल होता है, ये हमारे जितना अधिक प्रतिक्रिया बल होगा इसका उतना ही अधिक घर्षण बल होता है। यानी कोई भी वस्तु है उसके पास जितनी अधिक प्रतिक्रिया बल होगी, यानी इसका प्रतिक्रिया बल क्या, भार ही है, इसकी बराबर या विपरीत दिशा में है। यानी कि जिसके पास जितना अधिक भार होगा या जिस वस्तु के पास जितना अधिक प्रतिक्रिया बल होगा उसी के समानुपात में क्या होता है, उसके पास घर्षण बल होता है। समझ में आ रही बात। अब बहुत भारी भरकम वस्तु है, उसको क्या आसानी से धक्का दे के आगे ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। क्यों ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका भार बहुत ज़्यादा है। भार बहुत अधिक है तो प्रतिक्रिया बल भी अधिक होगी, चाहे भार अधिक कहें चाहे प्रतिक्रिया बल अधिक कहें, तो इसका क्या होगा, प्रतिक्रिया बल अधिक होता है। इसलिए भारी वस्तु को धक्का देने में हमें अधिक बल लगाना पड़ता है, और बहुत छोटी वस्तु है तो उस पर बहुत कम बल लगाकर भी हम उसको धक्का दे सकते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो ये आपका समझ में आ गया ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका घर्षण बल है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके प्रतिक्रिया बल या भार पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो एफ एस है, जो एफ एस है ये प्रोपोर्शनल किसके है, आर के है। समझ में आ रही बात ना। अब आप लोग हेडिंग डालना, स्थैतिक घर्षण बल क्या हुआ, अभी बता रहे हैं। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, हाँ पहले हेडिंग डाल के तब इसको बनाना। स्थैतिक घर्षण, हो गया। देखो घर्षण बल हमारे जैसे अभी बताया ना, घर्षण बल क्या होता है, विपरीत दिशा में लगता है लगाए गए बल के, और इसको हम तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। एक स्थैतिक घर्षण,
एक सीमांत घर्षण और एक होता है गतिक घर्षण। 3 प्रकार में इसको बांटते हैं। पहला क्या है? स्थैतिक घर्षण। पहला क्या है? दूसरा सीमांत घर्षण और तीसरा क्या है? गतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण में क्या होता है कि हम जब घर्षण बल से, यानी इसका जितना घर्षण बल है उससे कम बल लगाएं, ठीक, उससे कम बल लगाएंगे तो जाएगा आगे क्या? नहीं जाएगा, वो आराम से बैठा रहेगा, ठीक है। तो उस समय जो आपका घर्षण बल होगा इसके पास, उसको हम कहेंगे स्थैतिक घर्षण। यानी ये वाला जब ये वस्तु नहीं चल पा रही है तब इस समय जो Fs है ये क्या है आपका? स्थैतिक घर्षण बल है। समझ में आ रही बात ना? और दूसरा बल हम क्या बताए हैं? सीमांत। तो सीमांत क्या होता है? जब वस्तु चलने ही वाली हो, ठीक है, हम इतना बल लगा दें कि वस्तु चलने वाली ही हो, चले ना, सिर्फ चलने वाली हो एकदम से, मतलब उससे थोड़ा सा भी बल अगर अधिक कर दें तो वस्तु वो चल देगी। तो उस बल को हम कहते हैं या सीमांत, उस घर्षण बल को हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और जब मान लो धक्का अधिक दे दिए और वस्तु चल गई तब उसको क्या कहेंगे हम? गति घर्षण कहेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो घर्षण कितने प्रकार में हो गए? 3। पहला क्या हो गया? दूसरा, ठीक। तो पहला क्या है? जब बल हमारा क्या हो? घर्षण बल से कम हो, लगाया गया बल घर्षण बल से कम हो, तो क्या होगा? वो स्थैतिक घर्षण। और हम इतना बल लगा दें कि वस्तु चलने वाली ही हो, यानी कि उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ कि वो चल देगी, तो उस घर्षण बल को क्या कहेंगे? सीमांत घर्षण बल कहेंगे। और जब हम ऐसा बल लगा दें, यानी ऐसा घर्षण बल हो जो वस्तु को चलने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? उस समय का घर्षण बल गति घर्षण बल कहलाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो घर्षण बल को कितने कैटेगरी में बांट दिए हम? 3 कैटेगरी में बांट दिए। तो ये आपका पहला हम बताए हैं कि जब हम वस्तु को क्या करें? कम बल लगाते हैं तो वस्तु नहीं चलती है, तो इसको हम कौन सा घर्षण बल कहेंगे? स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक से पता ही चल रहा है कि रुका हुआ है, ठीक। तो लिखना, यदि क्षैतिज दिशा में एक लघु बल F, यदि क्षैतिज दिशा में एक लघु बल F गुटके के दाईं ओर लगा मान लें, गुटके के दाईं ओर लगा मान लें, तो गुटका अपने स्थान से चलना प्रारंभ करता है कि नहीं? नहीं करता है। गुटका अपने स्थान से चलना प्रारंभ नहीं करता है। ठीक। तो इस घर्षण बल को हम क्या कहेंगे? स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे। लिख लो। ठीक। अब इससे हमें कुछ एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जो स्थैतिक घर्षण है ये तो बदलता रहता होगा ना। जैसे मान लो कि 5 न्यूटन पे चलने वाला ही हो जाए, ठीक है, तो हम 1 न्यूटन बल लगाएं, 2 न्यूटन बल लगाएं, 3 न्यूटन बल लगाएं, सब क्या होगा? यहाँ पे स्थैतिक घर्षण बल होगा ना, ठीक है। और 5 पे चलने वाला है, 4.99 भी लगा देंगे तो क्या होगा? वो नहीं चलेगा। लेकिन जब एकदम से पास लेके आ जाएं कि उससे थोड़ा सा भी अधिक हुआ तब वो क्या हो जाएगा? आपका सीमांत हो जाएगा। यानी कि हम 1 न्यूटन लगाए, 2 न्यूटन लगाए, 3 न्यूटन लगाए, तब भी वो सब क्या होगा? आपका स्थैतिक घर्षण होगा। समझ में आ रही बात ना? तो स्थैतिक घर्षण कंडीशन में क्या होता है? जितना हम बल लगाते हैं उतना ये उसको रख लेता है, यानी कि उससे आगे उसको जाने नहीं देता तब भी। समझ में आ रही बात ना? ठीक। तो अब ये चित्र बन गया है। अब लिखना, संपर्क तलों के, इसमें भी पहला नंबर डालना, संपर्क तलों के समांतर घटक Fs, संपर्क तलों के समांतर घटक Fs। अब देखो Fs क्या है? संपर्क तल क्या है? यही है ना संपर्क तल। अब ये संपर्क तल के क्या है? ये समांतर है कि नहीं है?
और ये किसको संतुलित कर रहा है? हमारे द्वारा लगाए गए बल को। देखो ये इधर लग रहा है और इधर लग रहा है ना, इसी को संतुलित कर रहा है ना। तो जो एफएस है ये संपर्क तल के क्या है? समांतर है और हमारे द्वारा लगाए गए बल को संतुलित कर रहा है। ठीक है, तो लिख लो इसको। यह घर्षण बल, यह घर्षण बल लगाए गए बल F को लगाए गए बल F को क्या करता है? संतुलित करता है, जिसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, जिसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अब लिखना संपर्क तलों के लंबवत घटक, संपर्क तल के लंबवत घटक। अब देखो संपर्क तल के लंबवत कौन है? आर है, और आर किसको संतुलित कर रहा है? W बराबर mg को ना। ठीक, तो इसको लिख लो। अभिलंब गुटके पर लगने वाला, गुटके पर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, गुटके पर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल R W बराबर mg को, W बराबर mg को संतुलित करता है। W बराबर mg को संतुलित करता है, यानी कि R बराबर यहाँ पे क्या है? W है, और W बराबर क्या है? mg है। लिख लो। क्या अगर हम इसका वेक्टर लगा देते सही रहेगा? दिशा विपरीत हो जा रही है, इसलिए परिमाण की बात सिर्फ होगी ना, इसलिए जो है तभी ये बराबर होगा ना। दिशा तो दोनों की विपरीत है ना। तो अब आपका स्थैतिक घर्षण समझ में आ गया ना। एक बार फिर से क्विक रिवीजन। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है कि उस कंडीशन में वस्तु आराम से रुकी रहती है। ठीक, और अगर हम वस्तु पर एक बल लगाते हैं या बल से खींच रहे हैं तो उसके बराबर और विपरीत दिशा में एक घर्षण पीछे की तरफ लगता है जो सतह के समांतर, सतह के समांतर, और परिमाण में क्या होता है? बराबर होता है, और दिशा में क्या होता है? विपरीत होता है। एक बल लगता है, इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एफएस से प्रदर्शित करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और इसको किसको संतुलित कर रहा है? एफ को संतुलित कर रहा है। दूसरा बल, दूसरा प्रतिक्रिया बल है आर। ठीक है, और आर किसको संतुलित कर रहा है? W बराबर mg को संतुलित कर रहा है। समझ में आ गई बात ना। और एफएस क्या है यहाँ पे? स्थैतिक घर्षण बल है। चलो अगला लिखना, हेडिंग डालना सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण तो समझ में आ गया होगा ना, कि चलने ही वाला हो तो उसको क्या कहेंगे हम? सीमांत घर्षण कहेंगे। तो लिखना, यदि गुटके पर आरोपित बल को, यदि गुटके पर आरोपित बल को थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा सा बढ़ा दें, तब भी गुटका नहीं चलता, तब भी गुटका नहीं चलता, परंतु
परंतु लगाए गए बल को इस प्रकार बढ़ाएं कि गुटका चलने ही वाला हो, ब्रैकेट में लिखना, परंतु चले ना। चल जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। चलने ही वाला हो, उस बल को क्या कहेंगे हम? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। उस बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब देखो, एकदम चित्र यही बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो एफ है, ये एफ का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा? सीमांत से बढ़ जाएगा कि कम रहेगा, कि उतना ही रहेगा? एफ पिटाई होगी ना तो सही हो जाओगे तुम लोग। अच्छा ये बताओ, जो स्थैतिक है वो तो कम होता है ना, तो सीमांत तो और बढ़ेगा ना, तो काहे कम कर रहे हो तुम लोग? जो एफ है, एफ का मान और बढ़ेगा ना, यानी कि जो एफ हम लगाएंगे तो एफ भी बढ़ेगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस समय ये गुटका चलने ही वाला होगा, उस बल को हम क्या कहेंगे? सीमांत घर्षण बल कहेंगे। समझ में आ रही बात ना? यानी कि इस कंडीशन में थोड़ा सा एफ बढ़ जाएगा। अब वो कितना बढ़ेगा वो गुटके पर डिपेंड करेगा और हमारे द्वारा लगाए गए बल पर डिपेंड करेगा। तो हम अभी देखो क्या बताए थे, जो एफ है ये किसके प्रोपोर्शनल है? आर के प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पे आपका अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो एफ बराबर हो जाता है, एफ बराबर होता है म्यू एस इंटू आर। क्या होता है? म्यू एस इंटू आर होता है। और एफ बराबर क्या हो जाता है? म्यू एस इंटू आर। और म्यू एस को कहते हैं घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? समझ में आ गई बात ना? तो घर्षण गुणांक है, म्यू एस क्या है? घर्षण गुणांक। बड़ा कौन सा रहता है? ये वाला रहता है ना। समझ में आई बात? तो एफ क्या है यहाँ पे? एफ जो है सीमांत घर्षण बल है ना ये, और वो वाला एफ क्या था? स्थैतिक घर्षण बल था। और ये क्या है? सीमांत घर्षण बल है। और म्यू एस बराबर एफ बराबर क्या हो गया? म्यू एस इंटू आर हो गया। समझ में आ गई बात? अब इसको फिर से बनाओगे आप लोग और पूरा इस फिर से लिखोगे। हो गया? अब बताओ आप लोग, जो ये वाला बल है एफ यानी कि जो सीमांत घर्षण बल है, ठीक, और एक स्थैतिक घर्षण बल था, इन दोनों में कौन अधिक था? ये वाला अधिक है ना, सीमांत वाला अधिक है। और वो वाला क्या था? कम था ना।
तो देखो अभी उसको तभी बताना था लेकिन हम तब नहीं बताए थे। जो जो स्थैतिक घर्षण है Fs इज लेस देन म्यू इंटू आर, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अभी तब बताते तो समझ में नहीं आता। ठीक, तो इसी उसमें लिखना है इसको, स्थैतिक वाले में Fs इज लेस देन म्यू एस इंटू आर। और यहाँ पे Fs क्या है? स्थैतिक घर्षण है, और यहाँ पे Fs क्या है? सीमांत वाला है। ठीक, हो गया? अच्छा, एक कभी आप लोग महसूस किए हो, जैसे कोई वस्तु है उसको धक्का दे रहे हो तो जब उसे चलाना है, यानी कि धक्का दे रहे हो तो उस समय कौन सा घर्षण बल काम कर रहा है? स्थैतिक वाला काम कर रहा है। फिर और बढ़ाओगे तो उस समय और बल बढ़ता जाएगा। फिर एक समय कौन सा बल आ जाएगा आपका? सीमांत घर्षण बल आ जाएगा। और सीमांत घर्षण बल जैसे आप क्रॉस करोगे, धक्का दोगे, ऐसा आप महसूस किए हो क्या कि उसके बाद वो वस्तु आसानी से चलती है? ऐसा महसूस किए हो कि नहीं? जब तक आप वो चली नहीं रहती है तब तक जो है वो उस पर अधिक बल लगाना पड़ता है, लेकिन जब एक बार चल दी तब वो उस पर कम बल लगाना पड़ता है। जैसे कोई सामान धक्का देना होता है तो जब सब लोग मिल के एक बार धक्का देते हैं तो एक बार जब चल जाती है तब कहते हैं मतलब लगे रहो, उसी में लगे रहो, तो नहीं तो रुक जाएगी तो फिर से बल लगाना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। तो ऐसा यही है, प्रैक्टिकली ये है कि जो आपका सीमांत घर्षण जो होता है वो अधिक होता है गति घर्षण से। समझ में आ रही बात? यानी कि जब हम गति घर्षण, यानी जब वो वस्तु गति अवस्था में आ जाती है उस समय जो इनके सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल है उसका मान कम होता है। किससे? सीमांत घर्षण से। समझ में आ रही बात ना? तो इसीलिए कहते हैं कि जब एक बार वस्तु धक्का मतलब चल दी है तो उसको चलाते रहो, अगर फिर रुकी तो फिर से उसको आपका सीमांत घर्षण बल देना पड़ जाएगा, और सीमांत घर्षण बल का मान अधिक होता है किससे? गति घर्षण से। समझ में आ रही बात ना? तो लिखना, नोट लिखना, नोट। सीमांत घर्षण बल Fs, सीमांत घर्षण बल Fs गति प्रारंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के बराबर होता है। आवश्यक न्यूनतम बल के बराबर होता है। इसका मतलब, इस जो हम वर्ड लिखवाए, लाइन लिखवाए हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर इससे कम बल आप लगाओगे, सीमांत घर्षण से कम लगाओगे, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वस्तु चलेगी। वो चल ही नहीं सकती। समझ में आ रही बात ना? यानी कि अगर आपको उस वस्तु को गति अवस्था में लाना है तो आपको सीमांत को क्रॉस करना पड़ेगा, सीमांत के पास जाना पड़ेगा। आप भले ही बहुत कम बल लगाओगे जिससे वो चल दे, लेकिन वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, तभी आप वस्तु क्या हो जाएगी? गति में आ सकती है। उससे पहले गति अवस्था में नहीं आ सकती है। ठीक, अब जो है लिखना सीमांत घर्षण के नियम। अब देखो, जो सीमांत घर्षण है किस पे निर्भर करता है? ये जो घर्षण बल क्या होता है? दो सतहों के बीच में लगता है, और सतह कैसी है? खुरदुरी है, प्लेन है, चिकनी है, किस प्रकार की है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका
सीमांत घर्षण बल कितना अधिक होगा, कितना कम होगा। और ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, क्षेत्रफल और आकार पर भी निर्भर नहीं करती है। समझ में आ रही बात? यानी कि आपका आकार चाहे आपका गोल हो, यानी वृत्ताकार हो, चाहे आयताकार हो, चाहे किसी भी आकार में हो, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? उन सतहों के बीच जो है खुरदुरा है या प्लेन है, यानी सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके सतह के आकार पर निर्भर नहीं करता है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ गई बात? तो सीमांत बल किस पर निर्भर किया? उसकी सतह की प्रकृति पर निर्भर किया सिर्फ, ना कि उसके क्षेत्रफल पर, ना ही उसके आकार पर निर्भर करता। समझ में आ गई बात? तो लिख लो इसको, सीमांत घर्षण बल का परिमाण, सीमांत घर्षण बल का परिमाण संपर्क तलों की प्रकृति, संपर्क तलों की प्रकृति अर्थात खुरदुरेपन अथवा चिकनेपन पर निर्भर करता है। खुरदुरेपन अथवा चिकनेपन पर निर्भर करता है। यह तलों के आकार, यह तलों के आकार एवं क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक। और बात हम क्या बताते हैं, जो सीमांत घर्षण बल है ये सतह के समांतर होता है और लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होता है। समझ में आई बात ना? तो लिखना, दूसरा नहीं लिखना, सीमांत घर्षण बल सतह के समांतर एवं लगाए गए बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक। और तीसरा तो यही नियम ही है, जो एफएस है, क्या है? एफएस है प्रोपोर्शनल होता है आर के, और यहाँ पे एफएस बराबर क्या होता है? म्यू इंटू आर हो जाता है, म्यू एस इंटू आर हो जाता है। चलो कल लिखवा देंगे।